हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम एक KVS के नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं जिसका नाम है निर्देशात्मक एवं संगठनात्मक योजना, जो आपको ऑन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। निर्देशात्मक एवं संगठनात्मक योजना किस तरह से बालक के लिए निर्देश दिए जाते हैं, किस तरह से उसके लिए प्लान किया जाता है, किस तरह से उसके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, किस तरह के संगठन के साथ शिक्षक क्लास में जाता है, अपनी बात कहता है बच्चों के सामने और बच्चे उससे प्रभावित होते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज जानेंगे आज की क्लास में कि आपके लिए क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और क्या चीज़ें आप जानते हैं, बस उसको KVS के पेपर में उतार देना है। मतलब नंबर वहाँ से हंसते हंसते ले लेना है। किस तरह से आपको नंबर पता चलेगा कि भाई कैसे नंबर आ सकते हैं। मैं कहूँगा आज के टॉपिक में आज सब कुछ आप जानते हैं। आज के टॉपिक में आज सब कुछ जानते हैं, बस हमको हनुमान जी की तरह आपको याद दिलाना है कि आप हनुमान जी हैं, आपके अंदर बहुत शक्ति है, आप सब कुछ जानते हैं, बस मुझे वो चीज़ें याद दिलानी है। अभी जैसे जैसे क्रम बढ़ता चला जाएगा आप कहेंगे सर ये तो मैं जानता हूँ, ये भी चीज़ें वैसे जानता हूँ, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये चीज़ें सारी इस क्लास के अंतर्गत आएगी जिसका नाम है निर्देशात्मक एवं संगठनात्मक योजना के अंतर्गत आएगा। तो पहले हम एक एक करके बात करते हैं कि निर्देशात्मक योजना क्या होती है। दो टॉपिक है, एक निर्देशनात्मक एक संगठनात्मक, यानी दोनों चीज़ों को हम बात करेंगे। पहले हम निर्देशनात्मक की बात करते हैं। निर्देशनात्मक योजना कहते हैं निर्देशात्मक योजना। निर्देशात्मक योजना क्या होती है? निर्देशात्मक योजना किसी निर्देशों पर आधारित होती है, किन्हीं के निर्देशों पर यह कार्य करती है। कौन से कौन निर्देश देते हैं, निर्देश में किस किस तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं, कौन से कार्य किस तरह से करने, हमको उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। एक प्लानिंग के तहत हम अपने अपने वर्क करते हैं। जैसे अलग अलग प्लान के तहत अलग अलग वर्क करते हैं और जो भी प्लान हमको करना होता है उसी के तहत हमको वर्क करना है। ये नहीं कि किसी अन्य कोई और प्लान बनाए हैं और उस प्लान का उस प्लान में मिक्स करते हैं, नहीं। जो प्लान जिस रूप में बनाए हैं उसी रूप में वो कार्य करेंगे। तो हम निर्देशात्मक योजना के अंतर्गत कई तरह के प्लान बनाए हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पहले प्लान की, जिसका नाम है वार्षिक योजना। पहला जो है वार्षिक योजना। वार्षिक योजना होती क्या है? वार्षिक योजना होती क्या है आप एक बार ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे। तो आपने देखा वार्षिक योजना मैंने यहाँ पे लिखा है। तो वार्षिक योजना क्या होती है? वार्षिक योजना वो योजना होती है जिसमें हम वर्ष भर का प्लान बनाते हैं। वर्ष भर में हमको क्या क्या करना है, किस तरह से बालकों का विकास करना है, किस रूप में करना है, कब हमको पढ़ाई करवानी है, कब उसके परीक्षा लेना है, कब टेस्ट लेना है, कब किस तरह की आखिरी परीक्षा लेना, हम इन तरह के सारा का सारा प्लान बनाते हैं। आप अपनी पढ़ाई पे चले जाइए तो आप कौन सी पढ़ाई किए हैं, जिस पढ़ाई में किए हैं, अगर यूपी बोर्ड वाली पढ़ाई पढ़े हैं, राजस्थान बोर्ड वाली पढ़ाई पढ़े हैं, तो ये सारी चीज़ें किस रूप में चलती थी? ये वार्षिक रूप में चलती हैं। ठीक, तो आप वार्षिक रूप से जब परीक्षा का डेट घोषित होता था तो हम उसमें वर्ष भर का प्लान करते थे कि हमको 220 दिन मिलने चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमको तमाम हमारे कोर्सेज हैं, जो उन कोर्सेज को हमको इतने दिनों के अंदर उन सिलेबस को ख़त्म करना है। जब सिलेबस बच्चों को कोर्स पूरी तरह पढ़ा दिया जाएगा, शिक्षा तंत्र के बारे में बता दिया जाएगा, उसके जो पढ़ाई के जो सब्जेक्ट रहेंगे उन समय के अंदर आपको बता दिया जाएगा रहता है। उस वर्ष के अंदर ही सारा प्लान करना है। ये नहीं कि हम दूसरे वर्ष में। आपको ध्यान देना है कि कक्षा 10 है तो 1 वर्ष का होता है, इंटर है तो 1 वर्ष का होता है, स्नातक है तो 3 वर्ष का होता है। तो हम अलग अलग वर्षों के हिसाब से अलग अलग पढ़ाई को डिवाइड करते हैं। कक्षा 10 है तो हम 1 साल का सिलेबस बना के चलेंगे कि इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें खत्म हो जाए। तो कब हमको एडमिशन लेना है, कब से हमारी पढ़ाई स्टार्ट होगी, कब ये टीचर हमारे पढ़ाने शुरू करेंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे, और कब कब इनके टेस्ट वगैरह लेने हैं, कब इनकी वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा लेनी है, कब इनकी वार्षिक परीक्षा लेनी है। तो ये सारी चीज़ें हम एक शेड्यूल के माध्यम से तय कर लेते हैं, अपने दिमाग में तय कर लेते हैं। यही हमारे निर्देशात्मक योजना होती है, जो वर्ष भर के बालक के वर्ष भर के जो विकास से संबंधित सारी योजनाएं होती हैं, हम उनको लागू करते हैं और उनको वार्षिक योजनाएं
कहते हैं, जिसमें बालक के वर्ष भर जितने भी कार्य होने हैं उसके सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे उसका नामांकन हो, नामांकन के साथ उसके अनुशासन की व्यवस्था, उसके पढ़ाई की व्यवस्था, समय से वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, उसके लिए टेस्ट की व्यवस्था हो, टेस्ट के साथ साथ उसके अर्धवार्षिक परीक्षा की व्यवस्था हो, अर्धवार्षिक में होने के बाद फिर देखा जाए कि क्या इसकी प्रगति रिपोर्ट है, उसके बाद फिर मौका दिया जाए कि कौन विद्यार्थी किस क्षेत्र में कमजोर है, फिर एक लास्ट में वार्षिक परीक्षाएं ली जाती है। तो एक तरह का पूरा बजट होता है कि शिक्षक को क्या किस तरह के हमारे शिक्षक होने चाहिए, कौन कौन से शिक्षक हमारे हैं जो इस तरह के कार्य बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, कौन ऐसे कार्य को हमारे, ये सारी चीज़ें एक वर्ष भर में हम सारी योजनाएं को बना लेते हैं। तो वो निर्देशात्मक योजना होती है कि पहले निर्देश दे दिया गया है कि कक्षा 10 की पढ़ाई है, 1 साल की है, उसके अंदर ये साल भर का पूरा कोर्सेज आप तय करो और सारे कोर्सेज को आप कैसे कैसे करोगे, कक्षा 10 की पढ़ाई समाप्त होने तक आप उन कोर्स को कैसे कंप्लीट करोगे, ये चीज़ें आपके लिए है। तो ये वर्ष भर की पूरी योजना बनती है। दूसरा है इसका इकाई योजना। इकाई योजना क्या होती है भाई? इकाई योजना क्या होती है? ये इकाई योजना वो योजना होती है जो किसी छोटे छोटे यूनिट में करके पढ़ाई जाती है। जैसे आप अपने केबीएस का सिलेबस देख लीजिए, यूनिट 3 मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यूनिट 3 के बारे में मैं एक यूनिट ले लिया हूँ, यानी किसी पार्ट को किसी भूभाग को छोटे छोटे पार्टों में करके पढ़ाना, यानी अलग अलग करके एक टॉपिक पढ़ाना, 2 टॉपिक पढ़ाना, 3 टॉपिक पढ़ाना, 1 यूनिट 2 यूनिट, यानी एक एक टॉपिक को अलग कर लिया जाता है, एक इकाई में बांट दिया जा रहा, एक इकाई में बांट दिया जाता है, जिसमें 4 से 5, 5 से 10, 10 से 15 टॉपिक हो जाते हैं। इकाई के अंतर्गत 10 से 15, 5 से 6 जितने आप टॉपिक को सेलेक्ट कर सकें जो उस समय वार्षिक योजना के अंतर्गत समाप्त हो सके। ठीक, तो ये सारी चीज़ों को हम छोटे छोटे टुकड़ियों में बांट लेते हैं, और छोटे छोटे जब टुकड़ियों में बांट लेते हैं तो एक एक टॉपिक को हम उसमें से उठाते हैं। इकाई में जब बांट लेते हैं तो इकाई के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, उन एक एक टॉपिकों को हम एक एक करके पढ़ाते चलते हैं। यानी हम कह सकते हैं इसमें इकाई योजना के अंतर्गत कि किसी भी पाठ्यक्रम को हम यूनिट में तब्दील करके, यानी इकाई में बदल के, और उसमें से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के योजनाओं के माध्यम से हम एक एक को पढ़ाते चलते हैं, यानी टुकड़ियों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ाते हैं। यानी कह सकते हैं छोटे छोटे भाग करके पढ़ाते हैं, छोटे छोटे भाग करके, और पूरे वर्ष का, इसमें कह सकते हैं पूरे वर्ष की योजना बनाकर पढ़ाते हैं। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये पूरे साल का है, और किसी भी पार्ट को छोटे छोटे इकाइयों में बांट करके, और जब छोटे छोटे इकाइयों में बांट देते हैं तो एक एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं। इकाइयों को भी हम अलग अलग पार्टों में बांट लेने के बाद उसमें भी कई टॉपिक रख लेते हैं, उन टॉपिकों के माध्यम से हम आगे पढ़ाते चलते हैं। और लास्ट इसका तीसरा पार्ट होता है निर्देश पाठ योजना। पाठ योजना के बारे में कई बार बातें हो चुकी। पाठ योजना क्या होती है? अब जब हम इकाई में तब्दील कर लेते हैं, छोटी छोटी इकाई बना लेते हैं, तो अब वो इकाइयों को हम पाठों में डिवाइड कर लेते हैं कि इस इकाई के अंतर्गत 4 पाठ आएंगे, इस इकाई के अंतर्गत 10 पाठ आएंगे, इस इकाई के अंतर्गत 13 पाठ आएंगे। इस तरह से जैसा जैसा चीज़ें वो रहती हैं उसके अनुसार हम पाठ योजना का निर्माण करते हैं, और छोटे छोटे पाठ योजना का निर्माण करके आप आगे पढ़ाने की बात करते हैं, और उस तरह से हम पढ़ाते हैं। क्योंकि हमको निर्देश मिला हुआ है कि आपको तीसरी यूनिट पढ़ानी है, यानी मैं तीसरी यूनिट पढ़ा रहा हूं तो मैं जब तक तीसरी यूनिट खत्म ना हो जाए तब तक मैं ये यूनिट पढ़ाता रहूंगा, और तीसरी यूनिट आपकी केबीएस की जब तक खत्म ना हो जाए वो चीज को मैं एक लेसन प्लान की तरह पढ़ाता चला जा रहा हूं। आज का टॉपिक क्या था भाई? कि आज का जो पाठ्य योजना का प्रकरण निकालते हैं ना, तो वो प्रकरण क्या था, आज का टॉपिक क्या था? निर्देशात्मक एवं संगठनात्मक योजना।
आज का प्रकरण यही था, तो उन प्रकरणों के अंतर्गत ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो ठीक उसी तरह पाठ्य योजना जब हम बनाते हैं तो पाठ्य योजना के अंतर्गत हम उन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं और बताते चलते हैं कि इस पाठ के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, इस पाठ के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, और पाठ को एक व्याख्या के माध्यम से, एक दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से, मतलब विभिन्न शिक्षण कौशलों के माध्यम से हम प्रयोग करके पाठ्य योजना को बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। और पाठ्य योजना के माध्यम से बालकों का हम सर्वांगीण विकास करते हैं, क्योंकि एक पाठ्य योजना में विभिन्न प्रकार के कौशलों का उपयोग होता है। और जब हम विभिन्न प्रकार के कौशलों का उपयोग करेंगे तो क्लास बहुत रोचक बनी रहेगी, बहुत अच्छी क्लास बनी रहेगी, जिससे बालकों की रुचि बनी रहेगी, उनको समझने में सहूलियत मिलेगी और कार्य को अच्छे ढंग से वो करते रहेंगे। तो ये पाठ्य योजना, यानी कह सकते हैं किसी प्रकरण में विभिन्न कौशलों का प्रयोग, विभिन्न कौशलों का प्रयोग, यानी किसी प्रकरण में हम अब 100% देने के लिए विभिन्न कौशलों का प्रयोग करते हैं, जिससे क्लास जीवंत रहे, क्लास में बच्चे सीखें। तो ये था निर्देशात्मक रूप में। अब बात करते हैं हम इसके जो निर्देशात्मक और संगठनात्मक है। तो अभी आप निर्देशात्मक योजना, अब बात करते हैं संगठनात्मक योजना क्या होती है। संगठनात्मक योजना कह सकते हैं संगठनात्मक योजना। संगठनात्मक योजना क्या होती है भाई? किसी कार्य को करने के लिए हमको यूनिटी चाहिए नहीं, यानी किसी कार्य को हमको करने के लिए किसी न किसी प्रकार का संगठन बनाना पड़ता है। यानी हम क्लास में किसी बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो हमारे लिए किस तरह की गतिविधियां होनी चाहिए, किस तरह की यूनिटी होनी चाहिए, किस तरह का संगठन होना चाहिए क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाने के लिए। तो यहाँ पे कहा जाता है कि 3 प्रकार की संगठनात्मक योजनाएं होनी चाहिए। कहा जा सकता है पहला पूर्व योजना, दूसरा है, पहले एक एक करके बात करते चलते हैं। पूर्व योजना क्या होती है भाई? संगठनात्मक योजना के अंतर्गत पूर्व योजना क्या होती है, चाहे पूर्व क्रिया क्या होती है भाई? हम यहाँ तक हमने लेसन प्लान जब तैयार कर लिया, तो जब घर पे हमने लेसन प्लान तैयार किया तो यहाँ पे चीज़ें एक संगठन को हम संगठन के रूप में कार्य करते हैं कि यानी हम किसी विद्यालय को एक संगठन ही मानते हैं, तो संगठन के विकास के लिए हम कार्य करते हैं, यानी विद्यालय के विकास के लिए हम कार्य करते हैं। तो विद्यालय में होता कौन है? विद्यालय में शिक्षक होते हैं और विद्यार्थी होते हैं, और हमको शिक्षक के साथ साथ विद्यार्थी का भी विकास करना है, यानी विद्यार्थी से शिक्षक को ज़्यादा जानना है, यानी सीखने सिखाने की क्रिया अनवरत चलेगी। तो इसके लिए शिक्षक को भी अच्छे से रेडी होना पड़ेगा और विद्यार्थी को हमको क्लास में आने के बाद उस तरह से मोटिवेट करके पढ़ाना होगा। तो ये पूर्व योजना के अंतर्गत क्या कहता है भाई? कोई क्लास होती है, कोई कक्षा होती है, तो कक्षा में जाने से पहले हमको क्या क्या करना होगा। देखिए, कक्षा में जाने से पहले, यानी भाई कल हमारी क्लास 10 बजे है, तो जब हमारी कल क्लास 10 बजे होगी तो भाई उस 10 बजे से पहले मुझे सारी चीज़ें वो रेडी कर लेनी है कि मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है। उस टॉपिक से रिलेटेड मुझे समस्त ज्ञान, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, शिक्षण कौशलों को एक बार रिवीजन कर लेना होगा कि हमको क्लास में जाना है तो क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है। अपने दिमाग में चिंतन मनन करते हैं और एक क्लास को लेने के लिए, क्लास को समझाने के लिए, क्लास के बारे में बताने के लिए एक सारी चीज़ें इस क्लास के पहले, यानी पूर्व योजना का मतलब क्लास के पहले जितनी भी गतिविधियां होती हैं मन में कि ये क्लास में आज जाके बच्चों को ये बताएंगे, आज बच्चों को चल के इस तरह से समझाएंगे, बच्चों को ये आज नई नई जानकारियां देंगे, ये सारी योजनाएं हमारे मन में क्लास में जाने से पहले जो भी योजनाएं बनती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसको पूर्व योजना कहते हैं। यानी कक्षा में जाने से पहले, लिख सकते हैं कक्षा में जाने से पहले की योजना। कक्षा में जाने से पहले की योजना, यानी कक्षा में आप प्रवेश करेंगे उसके पहले आपके दिमाग में जो भी चीज़ें क्लास में पढ़ाने से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें, यानी पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे। हमको अपने द्रव्य चार्ट TLM का प्रयोग करना है तो किस तरह से करेंगे, ये सारी चीज़ें पहले ही बना के हम रख लेंगे।
तब जाके हम कक्षा में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ तक कक्षा में जाने से पहले अब उसके बाद हम कक्षा में प्रवेश करते हैं, यानी मध्य योजना कह सकते हैं। मध्य योजना, मध्य योजना का मतलब अब हम क्लास में प्रवेश कर गए, यानी जितने समय तक हम बच्चों से बात करेंगे, बात करने का मतलब बच्चों से को जितने समय तक बच्चों को पढ़ाते रहेंगे उस समय की क्रिया, यानी क्लास में जितने समय तक हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं उस समय की क्रिया को हम मध्य क्रिया कहते हैं। अंतः क्रिया भी इसको हम कहते हैं। तो मध्य क्रिया के अंतर्गत क्या होगा, मध्य योजना के अंतर्गत क्या होगा, अंतः क्रिया के अंतर्गत क्या होगा कि भाई अब हम क्लास के अंदर प्रवेश कर गए हैं, यानी 10 बजे आज हमारी क्लास थी, हम उसके पहले सोच लिए कि कल हमारी 10 बजे क्लास है। अब 10 बज चुके हैं, अब हम 10 बजे क्लास के अंदर हैं। जब 10 बजे क्लास के अंदर हैं तो हम 40 मिनट 35 मिनट जो भी घंटी हमारी निर्धारित की गई है उस घंटी के अनुसार अब हमको 35 मिनट 40 मिनट क्लास के बीच में रहना है, यानी बच्चों के बीच अब रहना है। अब बच्चों के बीच रहना है तो भाई जो जो चीज़ें हमने तैयार किया है, जो जो चीज़ें हमने पढ़ाया है, जो जो चीज़ें हमने पढ़ा है, उस सारा चीज़ का अनुभव यहाँ पे हमको प्रयोग करना है। यानी हमें अपने शिक्षण कौशलों पर ध्यान देना है, हमको अपने अनुशासन पर ध्यान देना है, हमको अपने शिक्षण विषय पर ध्यान देना है, हमको तमाम प्रकार के जितने भी कक्षा को रोचक बनाने वाले कौशल होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं वो सारे के सारे अब हमको इस कक्षा में प्रयोग करना है। कक्षा को हमको रोचक बनाना है, बच्चों को समझाना भी, बच्चों को समझाना है, इसके साथ साथ हमको बच्चों को बहुत सारा ज्ञान देना है कि जिससे ये हो सके कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। उस तरह की बातें हमको बच्चों से बतानी है, आपके रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उनसे सारी बातें कहनी है। एक व्यवहारिक पक्ष को लेके हम यहाँ पे चलते हैं जिससे बालक को सीखने में और आसानी होती है। यानी किताब में तो कहीं जो किताबें लिखी हैं उसके हिसाब से आप टीचर यहाँ पे समझ लिया होता है पहले ही, और समझने के बाद अपने शब्दों में बच्चों को कैसे समझाएगा वो प्रयोग यहाँ मध्य योजना के अंतर्गत करता है। यानी कक्षा में प्रवेश करने के बाद, कक्षा में अंतः क्रिया होना, अंतः क्रिया होना, यानी कक्षा में जब प्रवेश करते हैं तो बच्चों के बीच प्रत्यक्ष फेस टू फेस बात होती है, अंतः क्रिया होती है। तो उस समय की घटना को, उस समय के कार्य को, उस समय की योजना को मध्य योजना कहते हैं। और लास्ट में इसका तीसरा घटक होता है पश्च योजना। पश्च योजना यानी अभी तक हम क्लास में थे, अब क्लास हमारी 40 मिनट की 35 मिनट की जो भी घंटी मिली थी वो घंटी अब हमारी समाप्त होती है। और जब हमारी घंटी वो समाप्त हो गई उसके बाद हम क्लास में से निकलते हैं और क्लास में एक मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। देने के बाद बच्चों से कहते हैं होमवर्क आप लोगों ने ये होमवर्क करके आइएगा, कल मैं ये टॉपिक, कल आप लोगों को ये चीज़ें पढ़ाऊँगा, आप कल पढ़ के ये चीज़ें आइएगा, कल ये इसके बारे में ये चीज़ों का प्रयोग होगा। सारे विद्यार्थियों को एक तरह से अपनी थोड़ी सी स्पीच देंगे और स्पीच को इस तरह से देंगे जिसके माध्यम से कल विद्यार्थी पहले से प्रिपेयर होगा कि कल क्या सर पढ़ाएंगे, क्या समझाने वाले हैं, तो उसके बारे में आप बता देंगे बच्चों को कल ये टॉपिक चलेगा, इसके बारे में बताया जाएगा। और पश्च योजना ये सारी चीज़ें हैं कि आप गृह कार्य देते हैं, उनके व्यक्तित्व को जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, जो भी डाउट वगैरह रहते हैं क्लास में तो पूछा ही जा रहा है। आप कह सकते हैं यहाँ पे भी कि अगर किसी को डाउट रह गया हो तो हमारे स्टाफ रूम में आके हमसे पूछ सकता है। यानी यहाँ पे जो बालक क्लास में वो डाउट न क्लियर कर पाया हो तो क्लास के बाहर भी आके हमसे वो अपने डाउट को क्लियर कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी संकोची होते हैं और अपनी बात को क्लास में रह के नहीं कह पाते हैं। तो आप इस तरह के भी क्लास छूटने के बाद की सारी योजना, यानी कक्षा समाप्त होने के बाद, यहाँ कह सकते हैं कक्षा समाप्त होने के बाद की क्रिया, यानी कक्षा जब समाप्त हो जाती है तो इस तरह से मैंने अभी जो बताया कि आप उनको कह सकते हैं कि आप हमसे आके, जिसको भी डाउट हो आके हमसे मिल सकता है, क्लास में ना पूछ पाया हो, आप होमवर्क करके लाइएगा, कल मैं ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें आप उनको क्लास समाप्त होने के बाद आप उनको बता सकते हैं, उनसे एक मोटिवेशनल स्पीच दे सकते हैं कि भाई अच्छे कार्य करने चाहिए, एक ईमानदारी पूर्वक कार्य करना चाहिए, किसी का नकल नहीं करना चाहिए, आप अच्छा बनना चाहते हो ये करो, बहुत आगे जाओगे। तो ये सारी चीज़ें इस संगठनात्मक योजना के अंतर्गत आती है।
तो ये सारी चीज़ें हैं कि आज का जो टॉपिक था निर्देशात्मक योजना और संगठनात्मक योजना, मैंने इसको बहुत शार्ट तरीके से आपको समझने के दर से मैंने सोचा कि ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इस टॉपिक को इस तरह से रखा। और बहुत सारी चीज़ें आप इसमें जानते रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं, क्योंकि शुरुआत में मैंने कहा था कि आप हनुमान जी की तरह हैं, मुझे बस आपकी शक्ति याद दिलाना है। और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आप लोग जानते थे, बस आपको पता नहीं था किस टॉपिक के अंतर्गत आता है। तो आज आपको पता भी हो गया कि आपके KBS के इस टॉपिक के अंतर्गत आता है और ये कितना आसान है, किसी ने आसान से शब्दों में आपको डिस्क्राइब कर दिया गया, सारी चीज़ें आप जानते थे। तो आई होप अभी तक जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई एक बार और कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने लोग हमारे क्लास को छुपा के अपने मोबाइल में रख रहे हैं भैया, वो ध्यान से देखें और अन्य लोगों तक फॉरवर्ड करें, जिससे KBS वालों को लाभ मिले। और बहुत सारे लोगों से अपील करूँगा कि अधिक से अधिक हमारी क्लास में अधिक से अधिक लोग जुड़ें और इसका लाभ लें। धन्यवाद।